तो अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरें न सिर्फ विभत्स हैं बल्कि मुनीर की बर्बरता और उनकी सेना की कायरता के सबूत भी दे रही हैं। जहां आधी रात को अस्पताल पर हमला किया गया, दूसरे रिहायशी इलाकों में बम बरसाए गए और 400 लोगों को मार दिया गया। इसीलिए आज उस कातिल आसिम मुनीर से मिलना जरूरी है जिनके हाथ इस वक्त 400 बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान ने जो पाप किया है उसे लेकर मुनीर के खिलाफ बहुत गुस्सा है। इस पर न सिर्फ तालिबान गुस्से की आग में जल रहा है बल्कि भारत ने भी पाकिस्तान की धुलाई की है। इस पर आज हमने अपने न्यूज़ मित्रों के लिए एक वीडियो कुंजी तैयार की है। इसमें वो तस्वीरें हैं जब काबुल में हर तरफ चीख पुकार का मंजर था, शव बिखरे पड़े थे और ये वो लोग थे जो ना तालिबान से जुड़े थे और ना ही सेना से। ये वो बेगुनाह थे जो अपना इलाज करा रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान पर आधी रात एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपना असली रक्त चरित्र दिखा दिया। सोमवार रात को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के अस्पताल से लेकर कई जगहों पर हवाई हमले किए। इसी में काबुल में मौजूद एक नशा मुक्ति अस्पताल भी शामिल है जिस पर बम गिरा दिया गया। अभी तक की जानकारी के अनुसार इन हमलों में अब तक 400 लोगों की मौत की खबर है और तालिबान ने मुनीर को संदेश भेज दिया है कि इस नरसंहार का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अफगानिस्तान में जिन ठिकानों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उनकी लोकेशन क्या है और किन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। सबसे पहले टारगेट किया गया काबुल में एक 2000 बेड के अस्पताल को, जो एक नशा मुक्ति केंद्र था जहां बड़ी संख्या में ड्रग एडिक्ट अपना इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया। खुफिया निदेशालय पर भी एयर स्ट्राइक की गई और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनी गई। आसिम मुनीर की कातिल सेना ने रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने शाह शहीद, दारुल अमान, अरजान कीमत और खैर खाना जैसे रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए जहां बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों के बाद तालिबान बदले की आग में जल रहा है और उसने ये ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान से जुबानी भाषा में नहीं बल्कि बारूदी भाषा में ही बात होगी। हालांकि पाकिस्तान अपने पाप छिपाने के लिए अब झूठ की मिसाइलें भी चला रहा है। तालिबान ने कहा है कि अस्पताल पर हमले करके पाकिस्तान ने पाप किया है, लेकिन पाकिस्तान का तर्क है कि तालिबान झूठ बोल रहा है। तालिबानी सत्ता का मैसेज क्लियर है, अब बातचीत कूटनीति का वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि बेगुनाहों को मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। तालिबान का कहना है कि अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी, सिर्फ बम चलेंगे, जबकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने आतंकवाद बढ़ाने वाले अड्डे उड़ाए हैं। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अब 400 मौत का बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि उसका ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। वैसे दुनिया जानती है कि झूठ बोलना और अपनी करतूतों से पीछा छुड़ाना पाकिस्तानी सत्ता का सबसे पसंदीदा काम है। पाकिस्तान इस बार भी ऐसी ही कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान बदला लेगा, ये तय है। कातिल आसिम मुनीर की जल्लाद आर्मी को लेकर अफगानिस्तान के लोगों में भी बहुत गुस्सा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का भी खून खौल रहा है। इन्हीं में से एक हैं राशिद खान, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो काबुल में निर्दोष लोगों की मौत से बहुत दुखी हैं। वो लिखते हैं, आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध है। ऐसे हमलों से सिर्फ विभाजन और नफरत ज्यादा बढ़ेगी। राशिद खान के अनुसार वो मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं और रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान ने जो किया है वो पाप है। राशिद खान ने यूएन और मानवाधिकार संगठन से इसकी जांच करने की मांग की है और लिखा है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान में 400 बेगुनाहों के मारे जाने पर खुद पाकिस्तानियों में भी मुनीर सेना को लेकर नाराजगी है। अफगानिस्तान में हुए नरसंहार पर भारत ने भी पाकिस्तान की धुलाई की है और ये कहा है कि वो इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं। भारत की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान का हमला एक बर्बर, कायराना और अमानवीय हिंसा है। जहां पाकिस्तान ने हमला किया है वो अस्पताल, नागरिक सुविधा केंद्र था और नशा मुक्ति केंद्र पर बमबारी पाकिस्तान की हताशा को दर्शाती है। भारत के अनुसार पाकिस्तान नरसंहार को सैन्य उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। भारत का कहना है कि यह सिर्फ नरसंहार नहीं बल्कि अफगान जमीन और उसकी संप्रभुता पर भी हमला है।
ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब शांति और इंसानियत की बात होती है। इस स्थिति में पाकिस्तान का अस्पताल पर हमला करना और भी शर्मनाक है। भारत ने दुनिया के सभी देशों से ये अपील की है कि इसे हल्के में ना लिया जाए और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की जंग पर है, जहां हर रोज हजारों टन बारूद बरस रहा है। ऐसी विध्वंसक तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। युद्ध के 18 दिन भी इस युद्ध की आग धीमी नहीं पड़ी है। ईरान और इजराइल के अलावा अरब के कई देश इसकी आग की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे में इसका सबसे ज्यादा असर इराक में दिखा। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास ईरान के टारगेट पर है। यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा इराक के बगदाद में ही एक होटल को भी निशाना बनाया गया। इस होटल पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद यहां आग लग गई। होटल के अलावा इराक में अमेरिका के बेस पर हमला हुआ। मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया भी लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान में भी बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में सीमित और टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इजरायली सैनिक सीमा के करीब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ईरान के साथ लेबनान पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी जारी है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ आईडीएफ का एयर अटैक भी हो रहा है। हमले से पहले आईडीएफ ने इलाका खाली करने की चेतावनी दी। ये बताया गया कि एयर स्ट्राइक्स होंगे। ईरान में आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ। इन हमलों के बीच आज इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि आज उसने ईरानी सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार को गिरा दिया है। आईडीएफ का दावा है कि एक एयर स्ट्राइक में ईरान के एनएसए अली लारिजानी मारे गए हैं। आपके स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं, ये ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। नाम है अली लारिजानी। इन्हें ईरान की सुरक्षा दीवार भी कहा जाता है। ये आखिरी बार पिछले शुक्रवार को कुद्स दिवस की रैली के दिन तेहरान की सड़कों पर दिखे थे। वहीं से ट्रंप को ललकारते हुए कहा था कि युद्ध ट्वीट या पोस्ट करके नहीं जीते जाते। तब से ये सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं, लेकिन अब उनके बारे में इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो हवाई हमले में मारे गए। ये घोषणा खुद आईडीएफ ने की है। बताया है कि आज खुफिया जानकारी मिलने के बाद तेहरान में लारिजानी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इस हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने भी पाकिस्तान पब्लिकली ये कहा है कि लारिजानी को मार दिया गया है। इसके अलावा ईरान में बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी और बासिज फोर्स के टॉप कमांडर मुर्तजा बिनासब को भी मार दिया गया है। आज दोपहर को ईरान की तरफ से कहा गया कि लारिजानी सुरक्षित हैं। कुछ देर में उनका संदेश जारी किया जाएगा, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं और अब तक लारिजानी का कोई संदेश सामने नहीं आया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या लारिजानी की मौत का दावा सच है। पिछले कुछ दिनों से इस युद्ध में अली लारिजानी की खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि ईरान की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति वही तय कर रहे हैं। इस बीच उनका एक प्लान सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। अली लारिजानी ने इस युद्ध को अमेरिका वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश की। अब तक ईरान अरब में अपने पड़ोसी इस्लामिक देशों पर अटैक कर रहा है। वहां मौजूद अमेरिकी बेस उसके टारगेट पर हैं। लेकिन लारिजानी अब ईरान की इस जंग को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। उन्होंने अरब के देशों से ईरान और अमेरिका से एक पक्ष चुनने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस युद्ध में अकेला पड़ गया है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों से मदद की अपील की थी, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सब ने मना कर दिया, जिसके बाद ट्रंप का दर्द भी सामने आया। पहले बात ईरान के प्लान की करते हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने अली लारिजानी का एक संदेश जारी किया, जिसमें 6 अलग अलग बिंदुओं में अपने पड़ोसी अरब देशों को एक तरह से उन्होंने आईना दिखाया। सबसे पहले लारिजानी ने कहा, बातचीत के बीच धोखे से अमेरिका इजराइल ने हमला किया, लेकिन हमले के जवाब में ईरानी जनता डट कर लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दौरान किसी भी इस्लामी सरकार ने ईरान की मदद नहीं की। ईरान ने अकेले अपने दम पर दुश्मन को हराया है, वो भी इस हद तक कि अब दुश्मन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे आए। उन्होंने पड़ोसी इस्लामिक देशों को कहा कि अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। इस्लामी सरकारों का ये तरीका पैगंबर की कही बातों के विपरीत है। इन देशों को सोचना चाहिए कि आखिर ये किस तरह का इस्लाम है।
युद्ध के बीच कुछ इस्लामी देशों ने कह दिया कि वो अब हमारे दुश्मन हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या जब हमला हो तो हम चुप बैठे रहें? किसी देश की जमीन से ईरान पर हमले हो तो क्या हम चुप बैठें? अब एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं और एक तरफ ईरान। तय करें कि आप किस तरफ हैं। लारिजानी ने चेतावनी भी दी। ये कहा कि इस्लामिक दुनिया को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका आपके लिए कभी कोई वफादारी नहीं दिखाएगा। इजराइल हमेशा ही इस्लामिक देशों का दुश्मन रहेगा। ईरान अपना वर्चस्व नहीं, सभी देशों का फायदा चाहता है। शांति के लिए मुस्लिम देशों को एक होना होगा। सभी एक होंगे तभी सुरक्षा और तरक्की की गारंटी होगी। यानी ईरान इस जंग को इजराइल अमेरिका वर्सेस मुस्लिम युद्ध में बदलना चाहता है। इस जंग के बीच एक बात को लेकर इस्लामिक देशों में एकजुटता जरूर दिखी। जंग के बीच इजराइल ने मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक अल अक्सा मस्जिद को बंद कर रखा है। ये अल अक्सा मस्जिद पिछले 16 दिन से बंद है। युद्ध के बीच यहाँ रमजान में नमाज की इजाजत नहीं है। इजराइल ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। 1967 के बाद ये पहली बार है जब इस मस्जिद को इतने लंबे वक्त तक बंद किया गया है। अब अरब लीग के देशों ने अल अक्सा मस्जिद खोलने की मांग की है। मस्जिद बंद करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया है। आरोप यह भी है कि इजराइल जानबूझकर यरूशलेम के आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है ताकि ईरान पर धार्मिक स्थानों पर हमला करने का आरोप लगे। यरूशलेम में इस वक्त अल अक्सा मस्जिद के पास किस तरह के हालात हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट देखिए। टीवी 9 की टीम इस वक्त यरूशलेम में मौजूद है और ईरान के साथ जंग का तीसरा हफ्ता चल रहा है। लेकिन इस हफ्ते में सबसे बड़ी खासियत है कि अब ईरान के मिसाइल यरूशलेम को भी लगातार अटैक कर रहे हैं। उस यरूशलेम को जो यहूदियों का, जो ईसाइयों का और जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र जगह माना जाता है। इस वक्त हमारे कैमरे के पीछे आप मुस्लिमों के लिए प्रसिद्ध अल अक्सा मस्जिद और साथ ही साथ वेस्टर्न वॉल के हिस्से को देख रहे हैं और इसके साथ ही आप देख रहे हैं जेरूसलम का पूरा शहर। लेकिन लगातार ईरान के मिसाइल ना केवल इस हिस्से से होकर गुजर रहे हैं बल्कि इसमें से कई ईरानियन मिसाइल इन हिस्सों पर आकर गिर भी रहे हैं और जिनसे क्षति भी पहुंच रही है। और ये बात हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के जंग से बेहद अलग है, क्योंकि हमास के साथ इजराइल के जंग के समय जब रॉकेट आते थे तो वो रॉकेट कभी भी इन इलाकों में आकर नहीं गिरते थे। लेकिन इस वक्त ईरान से जो मिसाइल आ रहे हैं वो इन इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं, जो धार्मिक तौर पर तीनों ही धर्मों के लिए बेहद अहम जगह मानी जाती है। और इस जगह के आसपास में भी ईरान के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिर रहे हैं। और ये ईरान की रणनीति का वो हिस्सा है जो न केवल जेरूसलम में बल्कि इस जगह पर आस्था रखने वाले तीनों धर्मों के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ईरान की तरफ से इस खास धार्मिक शहर जेरूसलम को टारगेट करने के पीछे क्या मकसद है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, टीवी 9, जेरूसलम, इजराइल। एक तरफ ईरान इस्लामिक देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के अरमान अभी अधूरे ही हैं। वो इस जंग में अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप मदद मांग रहे हैं लेकिन दोस्तों ने मुंह फेर लिया है। ईरान से युद्ध में उलझने के बाद ट्रंप को यह समझ आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। जब निजी हित टकराते हैं तो बड़े बड़े गठबंधन भी टूट जाते हैं और यही निराशा कल ट्रंप के चेहरे पर दिखी। ट्रंप भी अपनी बात खुलकर कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। ट्रंप ने खुलकर कहा कि जापान में अमेरिका के 45,000 सैनिक हैं। इतने ही सैनिक दक्षिण कोरिया में भी तैनात हैं, जबकि जर्मनी में अमेरिका के 50,000 सैनिक हैं। ट्रंप ने कहा कि हम इन देशों की रक्षा करते हैं और जब हम मदद मांगते हैं तो वो कहते हैं हम युद्ध से दूर ही ठीक हैं। यानी ट्रंप ने इशारा किया कि ये रिश्ता सिर्फ स्वार्थ का है। जो भी देश अमेरिका से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और इसी बात ने ट्रंप को काफी दुखी किया है। हॉर्मुज़ में सिर्फ जहाज ही नहीं फंसे हैं, वहां अमेरिका की कूटनीति भी फंसी हुई दिख रही है। कैसे हॉर्मुज़ में ट्रंप की कूटनीतिक हार हुई है। ट्रंप ने अपने दोस्तों से मदद मांगी थी। ट्रंप ने सिर्फ एक सवाल किया था, क्या हॉर्मुज़ में वॉरशिप भेजोगे। इस पर देखिए अमेरिका के दोस्तों ने क्या जवाब दिया। जर्मनी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि ये हमारा युद्ध ही नहीं है, ये हमने शुरू नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल वॉरशिप भेजने का कोई योजना नहीं है।
जापान ने भी साफ इनकार कर दिया। जापान ने कहा कि वॉरशिप नहीं भेजेंगे, इस पर स्वतंत्र फैसला लेंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि वो इसके विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो इस युद्ध में नहीं फंसेंगे। फ्रांस ने कहा कि मदद नहीं कर सकेंगे, वॉरशिप नहीं भेजेंगे, इन हालात में डिफेंसिव ही रहेंगे। स्पेन पहले ही अमेरिका के इस ऑपरेशन के खिलाफ था। स्पेन ने एक बार में ही मना कर दिया और ये कह दिया कि वॉरशिप भेजने की कोई योजना ही नहीं है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ इनकार करते हुए कहा कि वॉरशिप भेजना मतलब युद्ध में शामिल होना है और वो ऐसा नहीं चाहती। साउथ कोरिया ने भी मदद से दूरी बनाते हुए कहा कि वो इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन वादा नहीं करते कि वॉरशिप भेजेंगे या नहीं। और आइए अब राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। क्या किसी चुनाव में कोई उम्मीदवार 0.33 वोट से जीत या हार सकता है? आप कहेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है और संभव भी है। ये कारनामा हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में हुआ है। ये सबसे दिलचस्प सियासी खबर है। आप कल रात से ये पूरी खबर देख रहे होंगे, लेकिन इसकी बारीकियों को शायद आप ना समझ पाए हों। इसीलिए इसका पूरा गणित और राजनीतिक खेल क्या है, ये आपको एकदम सरल तरीके से आइए समझाती हूँ। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स भी जानने होंगे ताकि पूरी बात और सियासी खेल आपकी समझ में आए। राज्यसभा चुनाव में सीधे जनता वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक वोट डालते हैं। इसलिए ये समझना होगा कि आम हालात में जीतने का गणित क्या है। राज्यसभा में जीतने के लिए एक फॉर्मूला तय है। कुल विधायकों की संख्या को चुनाव वाली राज्यसभा सीटों में संख्या में 1 जोड़कर डिवाइड किया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ा जाता है। यानी हरियाणा में 90 विधायक हैं और 2 सीट पर चुनाव था। गणित के हिसाब से 90 को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर जो नतीजा आया यानी 30, उसमें 1 जोड़ेंगे। इस हिसाब से 31 वोट जीत के लिए जरूरी थे। अब इसमें हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है, यानी जीतने के लिए 3100 वोट की वैल्यू चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर सभी 90 विधायक सही वोट डालें तो 2 जीतने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 31 विधायकों का वोट चाहिए था। आम चुनाव में ईवीएम का बटन दबाकर किसी एक को वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। यहाँ विधायक पर्ची पर अपनी पसंद का नंबर 1, 2 या 3 लिखते हैं। नंबर 1 का मतलब है कि पहली पसंद, जो जीतने का टारगेट यानी 3100 वोट वैल्यू हमने देखी है, वो इनकी पहली पसंद वाले वोटों से गिना जाता है। नंबर 2 का मतलब है कि अगर पहली पसंद वाला नेता किसी कारण रेस से बाहर हो जाए या उसे जरूरत से ज्यादा वोट मिल जाए तो वोट बर्बाद न हो, बल्कि दूसरी पसंद वाले नेता को वो वोट ट्रांसफर कर दिया जाए। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ वोट कटता नहीं है, जरूरत पड़ने पर शिफ्ट हो जाता है। इसके आधार पर अगर हरियाणा में के चुनावों का गणित देखा जाए तो वोटिंग के दिन 90 में से सिर्फ 83 विधायकों के वोट ही मान्य रहे। इस तरह 7 वोट कम हो गए क्योंकि आईएनएलडी के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए और बीजेपी के 1 विधायक का वोट भी रद्द हो गया। 7 वोट कम होने के बाद अब नया गणित ये है कि कुल वोट 83 और उनकी वोट वैल्यू 8300 यानी 8300। 7 वोट कम होने के कारण जीतने का टारगेट भी 3100 से घटकर 2786.66 पर आ गया। नए हिसाब किताब में अब कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने 2800 की वोट वैल्यू हासिल कर ली और जीत गए। बीजेपी के संजय भाटिया ने भी 2766.66 वोट वैल्यू के साथ जीत हासिल की। यहाँ ये जरूर बता दें कि उन्हें 39 पहली प्राथमिकता के वोट मिले। जीत के आंकड़ों के बाद प्राथमिकता के आधार पर उनकी बाकी वोट वैल्यू निर्दलीय सतीश नांदल को ट्रांसफर हुई। इसके अलावा उन्हें 16 विधायकों का वोट मिला, जिसके बाद भी निर्दलीय सतीश नांदल 2733.33 की वोट वैल्यू ही हासिल कर पाए और सिर्फ 0.33 की वोट वैल्यू से हार गए। यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा था। 1 वोट भी इधर उधर होता तो पूरा नतीजा पलट जाता। लेकिन यहाँ ये भी समझिए कि बीजेपी का निर्दलीय वाला गेम कैसे बिगड़ा। बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर कांग्रेस को झटका देना चाहती थी, लेकिन उसका खुद का खेल 2 वजहों से बिगड़ गया। पहली वजह यह रही कि आईएनएलडी के 2 विधायकों ने निर्दलीय सतीश नांदल को वोट देने की बजाय वोटिंग से किनारा कर लिया। दूसरी वजह यह रही कि बीजेपी के अपने ही एक विधायक का वोट गलत तरीके से वोट डालने के कारण रद्द हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो निर्दलीय उम्मीदवार
आसानी से जीत जाता। जैसे तैसे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत तो गए, लेकिन नतीजों ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर की बगावत साफ कर दी। कांग्रेस के पास कुल विधायक 37 हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मिले सिर्फ 28। सवाल यह है कि बाकी 9 विधायकों का क्या हुआ? तो इसका जवाब यह है कि 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए। अब ये जानबूझकर हुआ या गलती से, ये रिसर्च का विषय है। वहीं 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कांग्रेस में रहकर दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और इतिहास को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ राज्यसभा चुनावों में इस तरह के खेल होना कोई नई बात नहीं है। 2016 का स्याही कांड आपको याद होगा। तब कांग्रेस विधायकों ने जानबूझकर गलत पेन से वोट डाला था। विधायकों ने जानबूझकर गलत पेन से वोट डाला था, जिससे वोट रद्द हो गए थे और कांग्रेस समर्थित आर.के. आनंद चुनाव हार गए थे। 2022 के चुनाव में एक विधायक का वोट रद्द हुआ था और एक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके कारण कांग्रेस के नेता अजय माकन चुनाव हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की बात मान रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमें पता है 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, हाईकमान को सूचित कर दिया गया है, क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज कांग्रेस ने ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। हो सकता है ऐसा ही एक्शन हरियाणा में भी दिखे। ये हरियाणा के लोगों की जीत है। जो लोग चाहते थे वही नतीजा आया है। बावजूद इनके हर प्रयास इन्होंने किया, जैसे विधानसभा में किया था, यहाँ भी वोट चोरी का पूरा प्रयास किया और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सर, ब्लैक शीप आपको लगा कांग्रेस में कुछ है? 5 क्रॉस वोट हुए हैं। ऐसा है, कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हरियाणा के लोग समझ चुके हैं। लेकिन पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी सर? पार्टी बात करेगी। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके का हथकंडा अपनाकर मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए इस तरह की अनैतिक राजनीति आज तक कभी देखी नहीं गई हो, जो पूरे देश में। जब खरीद फरोख्त नहीं चल पाई तो उसके बाद रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटने का भी प्रयास हुआ। बहुत अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता। 0.3% से सिर्फ कांग्रेस अपना कैंडिडेट जिता पाई। 9 विधायकों का वोट, कांग्रेस उनका विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस अब जल्दी टूटती हुई दिखाई देगी। अब आपको यूपी ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सालों से वफादारी निभा रहे कार्यकर्ताओं को नामित पार्षद बनाकर इनाम दिया जा रहा है। लेकिन अयोध्या में इनाम बांटने की हड़बड़ी में एक ऐसी गलती हो गई है जिसने यूपी बीजेपी की पूरी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्षद नामित कर दिया है जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। दरअसल बाकी जिलों की तरह बीजेपी ने अयोध्या की 6 नगर पंचायतों के लिए 18 नामित पार्षदों की घोषणा की। इनमें खिरौनी, सुचित्ता जंद से राजवंश पासी के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन राजवंश पासी की 5 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो चुकी है। जरा सोचिए, पार्टी की जो जिंदा और सक्रिय कार्यकर्ता सालों से इस लिस्ट में अपना नाम आने का इंतजार कर रहे थे, उनके हाथ निराशा लगी और पार्टी ने एक स्वर्गवासी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंप दी। अयोध्या में हुई इस लापरवाही ने स्थानीय संगठन की जमकर फजीहत कराई है। आपको बता दें, यूपी में मई 2023 में नगर निकाय चुनाव हुए थे। तब से लेकर अब तक, यानी लगभग 3.25 साल से बीजेपी के कई कार्यकर्ता नामित पार्षद बनने की आस लगाए बैठे थे। प्रदेश संगठन इसे टालता रहा और जब लंबे इंतजार के बाद लिस्ट आई तो उसमें मृतक पार्षद का नाम भी निकला। पूरे प्रदेश में नामित पार्षदों का गणित क्या है, आप वो भी समझ लीजिए। बीजेपी ने नगर निगमों में सबसे ज्यादा 10-10 पार्षद नामित किए हैं, जबकि नगर पालिकाओं में 5-5
और नगर पंचायतों में 3-3 सदस्यों को नामित किया गया है। कुल 761 निकायों में 2802 सदस्य नामित किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों के दबाव में पार्टी ने बिना किसी जमीनी फीडबैक के आनन फानन में ये लिस्ट तैयार कर दी? क्या एसी कमरों में बैठकर सिर्फ पुरानी फाइलों पर नाम टिक कर दिए गए? क्योंकि एक मृतक को पार्षद की कुर्सी सौंप देना सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। ये सीधे तौर पर संगठन के जमीनी जुड़ाव पर सवाल है और व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी की ओर साफ इशारा भी है। राजवंश जी मेरे भाई थे, बड़े भैया, और वो मंडल अध्यक्ष थे अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। 9 नवंबर 2025 को उनको एकदम सुबह ही ब्रेन स्ट्रोक आया। 23 तारीख को उनकी डेथ हुई थी। ये क्या कहते हैं, सभासद जो है क्या कहते हैं खेमकरनपुर और सुचित्तागंज, उसके लिए नाम आया है। बड़े भैया का मेरे नामांकित हुए हैं। सत्ता में हमारी अगली खबर उन न्यूज मित्रों के लिए बहुत काम की है जो अंडा खाते हैं। अगर आपको कोई बताए कि अब आपको एक्सपायरी डेट लिखे अंडे मिलेंगे तो क्या आप यकीन करेंगे? अब यूपी में ऐसा ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अब प्रशासन की सख्ती का ऐसा डंडा चलने वाला है जिससे फ्रेश बोलकर पुराना अंडा बेचने वाले दुकानदारों की खैर नहीं है। यूपी में 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट की मोहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंडे पर उसकी प्रोडक्शन डेट भी लिखी होगी। अगर अंडा कारोबारियों ने इस नए नियम का पालन नहीं किया तो उन पर एक्शन होगा। मोहर ना होने पर अंडों की खेप को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उन पर लिख दिया जाएगा कि ये इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं है। अधिकारियों के अनुसार इस नियम से बाजार में बिकने वाले खराब और बासी अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी। आज हमने न्यूज मित्रों के लिए अंडे पर जानकारियों की प्रोटीन वाली कुंजी भी तैयार कर ली है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अंडा कब तक सुरक्षित रहता है। असल में अंडों की शेल्फ लाइफ यानी उसे उपयोग करने की अवधि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस तापमान पर और कैसे स्टोर किया गया है। अंडे को कमरे के सामान्य तापमान यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है तो उसकी गुणवत्ता तेजी से घटती है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बैक्टीरिया पनपने का रिस्क होता है और ऐसी स्थिति में 12 से 14 दिनों के अंदर अंडे का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। लेकिन अगर अंडे को फ्रिज के तापमान यानी 2 डिग्री से 8 डिग्री में रखा जाता है तो ठंडे तापमान में बैक्टीरिया के बढ़ने की गति काफी धीमी होती है। अंडे के अंदर का सुरक्षा कवच लंबे समय तक बरकरार रहता है और फ्रिज में रखे गए अंडे 4 से 5 हफ्तों तक आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।